पहला प्रश्न आपके सामने है एजुकेशन मैनेजमेंट का। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से संबंधित तथ्य नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ये हमारी संस्था है, पढ़ाते हैं ना, किसी भी आयु वर्ग का इसमें पढ़ सकता है। तो इसकी बात करें तो इसमें जयपुर से संबंधित पूछ रहा है। इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके ऑप्शनों को। इसकी स्थापना 21 मार्च 2005 को हुई, बिल्कुल हुई। इसका शॉर्ट फॉर्म दे देगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म देगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये लो RSSOS। तो देखो ये किसके जैसा लग रहा है, ये 2005 जैसा लग रहा है, 2005 जैसा। ये देखो 0, ये रहा 5, तो ऐसे याद रखना है, इसको शॉर्ट बना के देख लीजिएगा। तो 2005 में कहां पर हुई है, जयपुर में। ठीक है जी। 5 विषय का चुनाव किया जाता है, पता है सबको। 10वीं में कितने विषय होते हैं, 5 विषय होते हैं। 5 विषय में आप कितनी बार पेपर दे सकते हैं, 9 बार परीक्षा में बैठ सकते हो। फेल हो गए कोई बात नहीं, आप 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है। प्रवेश की अधिकतम आयु 30 वर्ष है, इसकी कोई आयु लिमिट नहीं है, तो ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, और इसमें इसने आयु की सीमा 30 वर्ष कर दी, ये अनलिमिटेड है। कभी भी आप कभी भी पढ़ सकते हो, ये ओपन स्कूल है। ओपन का अर्थ होता है आयु की छूट है, कभी कितना भी पढ़िए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है, राजस्थान दिखा नहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है। भाषाओं को प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संचालन करना, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, और शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का दायित्व है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 नंबर का राइट आंसर बताओ भाई, क्या राइट आंसर होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपकी बीकानेर निदेशालय है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बीकानेर निदेशालय का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है ये पूछ रहा है वो। प्रश्न को थोड़ा सा डीपली ढंग से पढ़ लोगे, उत्तर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। 2 नंबर का आंसर बताइए, 1 नंबर वाले छोड़ो अब तुम। चलिए रोहतास चौधरी ने उत्तर दिया है, देखेंगे यहां क्या शब्द दिया है, माध्यमिक, यानी ये बात कर रहा है 9 से 12 की। ठीक है जी। भाषाओं को प्रोत्साहन, बिल्कुल इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भाषाएं पढ़ने को दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी, राइट आंसर हो गया। शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संचालन करेगा, शिक्षा की गुणवत्ता लेके आएगा, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करेगा, यहां माध्यमिक की बात कर रहा है और यहां किसकी बात कर रहा है, प्रारंभिक की, तो ये हो गया गलत। आगे शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट व प्रशासन का दायित्व रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक कह रहा है और यहाँ पे माध्यमिक कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास चौधरी गलत उत्तर दे रहे हो बेटा, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ही पड़ा था कि यहाँ माध्यमिक लिख रहा है और यहाँ प्रारंभिक लिख रहा है। प्रारंभिक का अर्थ होता है कक्षा 1 से 8, और ये बात किसकी कर रहा है, 9 से 12 की। तो जैसे शिक्षा निदेशालय हमारे बीकानेर है, उसके पहले 2 भाग थे, एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग है हमारे पास, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय, 2 है बीकानेर में। परंतु वर्तमान में अगर देखें तो दोनों का कार्य एक ही व्यक्ति देख रहा है, एक ही निदेशक है इसका, परंतु है तो दोनों काम अलग अलग हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 और 3 नंबर कैसे, 2 3, अच्छा ऐसे लिखा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये आपको मैं अभी समझाऊंगा। ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी कि गुरुजी ये कैसे करवा दिया आपने, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं। ये ओरिजिनलिटी का जो है वो अपन पढ़ना है। प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा, उत्तर आपके पास आ जाएगा। समझा देता हूं, अभी बता के गया निदेशालय, ठीक है, माध्यमिक, और ये जो निदेशालय था इसे सीधा नाम दिया गया था प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय बीकानेर। प्रारंभिक व माध्यमिक निदेशालय बीकानेर में कब स्थापित हुआ, तो ध्यान रखना है ये 1950 में, 1950 में निदेशालय स्थापित होता है। और उसके 47 साल बाद, जैसे देश आजाद हुआ, जैसे ऐसे याद कर लो, पूरे 47 साल बाद 1997 में इसको अलग अलग कर दिया गया
परंतु ये क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र रूप से कार्य कब प्रारंभ किया, तो इसने कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1998 से। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर आपको माना जाएगा 1998। अलग तो हो गया था 1997 में, परंतु स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ, ये माध्यमिक की पूछ रहा है ना। दोनों प्रारंभिक निदेशालय अलग हो गया और माध्यमिक निदेशालय अलग हो गया, पहले दोनों इकट्ठे थे। इकट्ठे का मतलब 1950 में दोनों इकट्ठे थे, 47 साल बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग हुआ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग हो गया, और 97 में अलग हुए, परंतु काम इन्होंने 1 जनवरी 1998 से अलग अलग करना प्रारंभ किया है। और ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो इसका उत्तर 1998 राइट होगा। चलिए, राजस्थान कौन कौन से नए शैक्षिक मंडल संभाग बनाए गए। अब पहली बात तो ये देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, है ना। आपको पूछ रहा है कि यहाँ राजस्थान में कितने संभाग हैं। अगर आपको वो सीधा भौगोलिक परिदृश्य से पूछे तो ध्यान रखिएगा, आपको ये पूछ रहा है कि भौगोलिक परिदृश्य में राजस्थान में कितने संभाग हैं, तो ध्यान रखिएगा विद्वानों, ये मत कर दीजिएगा कि 5 है, ये 7 है। कितने हैं, 7 हैं। भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत अगर आपसे पूछे कि राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया है, तो 7 संभागों में बांटा गया है। परंतु ये तो किसकी बात कर रहा है, ये तो शैक्षिक संभाग की बात कर रहा है कि शिक्षा के अंदर कितने संभाग हैं। तो शिक्षा में ध्यान रखिएगा, शिक्षा में 9 संभाग हैं, शिक्षा में 9 संभाग हैं। ओके, कहीं आरएस के इंटरव्यू की तरह कह दो गुरुजी राजस्थान में 28 जिले हैं, संभाग 5 हैं, तो इतना ज्ञान मत रखा करो, ज्ञान पे घमंड नहीं करना, ठीक है। तो राजस्थान में भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से 7 संभाग हैं, और मंडल के हिसाब से देखें, शैक्षिक मंडल के हिसाब से 9 संभाग हैं। अब ये पूछ रहा है गुरु राजस्थान कौन कौन से नए शैक्षिक, चूरू पाली, पाली बीकानेर, भरतपुर जयपुर, पाली और भरतपुर। तो नए जो संभाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, ये आप सबको पता है कि पीबी बना है, पीबी ध्यान रखना है, पी पाली संभाग बना है एक तो, और एक बीकानेर संभाग बना है, नए बने हैं ये नए शैक्षिक संभाग बनाए गए हैं। पाली को, पाली संभाग नया बना है और बीकानेर संभाग नया बना है। बस तो भगवान दिखा है तो मैं आशीर्वाद दे दियो, यशस्वी भवै, तुम खूब तरक्की करो बेटा, खूब उन्नति करो। ओके, चलिए 5 नंबर देखो, राजस्थान का शैक्षिक संभाग। अब समझने वाला प्रश्न है ये, शैक्षिक संभाग मंडल बीकानेर का भाग नहीं है, इसमें कौन से बीकानेर का भाग नहीं है ये बताना है आपको। बताओ भाई, इसमें से कौन सा बीकानेर मंडल में नहीं आता। बढ़िया प्रश्न, सोचने लायक प्रश्न है। अगर आपने ज्योग्राफी के हिसाब से इसका उत्तर दिया तो गलत हो जाएगा कंफर्म। तो 5 नंबर का आंसर आप देंगे। हाँ जी, वेट कर रहा हूं मैं आपका। चलिए बता देते हैं, अभी मैं बता के गया था आपको कि बीकानेर संभाग नया बना है। बीकानेर संभाग नया बना है तो हनुमानगढ़ तो उसके अंतर्गत आएगा, गंगानगर उसके अंतर्गत आएगा और खुद बीकानेर आएगा, 3 ही आएंगे। परंतु चूरू नहीं आएगा, चूरू तो खुद एक शैक्षिक संभाग है, चूरू तो खुद एक शैक्षिक संभाग है, ध्यान रखना है। और आप वही सोच लो बीकानेर संभाग कौन सो ज्योग्राफी यारो, बीकानेर संभाग में गुरुजी बिग चूहा है जी, हमारा याद है जी बिग चूहा, ठीक है। कैसे, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अरे भाई ये क्या पूछ रहा है, ये शैक्षिक संभाग की बात कर रहा है। शैक्षिक संभाग में चूरू खुद एक शैक्षिक संभाग है, इसीलिए यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का पंचायत स्तर पर नया पद सृजित किया गया, उस पदाधिकारी को क्या कहा गया। गजब का क्वेश्चन है और मैंने आपको यह करवा भी दिया था। सबसे पहले मैंने आपके साथ इतनी माथापच्ची की थी इस प्रश्न के लिए, और प्रश्न के रूप में ये आपके सामने भी आ गया। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का पंचायत स्तर पर नया पद सृजित किया गया है, अभी किया गया है। उस पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, उस पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे वो पूछने का प्रयास कर रहा है। चलिए बताओ भाई 6 का क्या राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभिक स्तर पे पूछ रहा है और कहां पे पूछ रहा है, पंचायत स्तर पे पूछ रहा है। ये लो, पी से है पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जो कौन होता है, जो गांव का स्कूल होता है उसका संस्था प्रधान को पीईओ कहा जाता है। संस्था प्रधान को क्या पद दिया गया है, पीईओ नाम दिया गया है।
हो सकता है वो ये कह दे सरपंच को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नहीं कहा जाता। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये ब्लॉक पे होता है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, और ये आपके सामने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो ये आपको पीओ उलझाने के लिए बनाया गया ऑप्शन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये संस्था का जो प्रधान होगा विद्यालय का, वही क्या होता है, पीओ होता है। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? बहुत गजब का क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। राजस्थान में किस स्कूल में, एजुकेशन मैनेजमेंट, ये देखो शैक्षिक प्रबंधन, यही तो आपके टॉपिक लगा है अब की बार रीट में कि एजुकेशनल मैनेजमेंट की नींव कहां से तैयार हुई है, ये पूछना चाह रहा है वो 7 नंबर क्वेश्चन में। सचिवालय से हुई है, निदेशालय से हुई है, उप निदेशालय से हुई है, उपयुक्त सभी से हुई है? बताइए, नींव पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, हाँ जी। इट ईश्वरी निनाणा ने सबसे पहले उत्तर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका। चलिए, ये पूछ रहा है शैक्षिक प्रबंधन, और शैक्षिक प्रबंधन करना किसका है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। तो यहाँ जो निदेशालय है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एजुकेशन में, ये हमारा बीकानेर है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे कहा ये बीकानेर है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, शिविरा के एक शैक्षणिक स्तर में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। शिविरा है क्या, पहले तो ये देख लो। शिविरा एक मासिक पत्रिका है जिसका पूरा नाम है सी से शिक्षा, वी से विभाग और आर से राजस्थान। तो पूरा नाम क्या हो गया? शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है, ठीक है। तो इसके एक साल में कितने अंक प्रकाशित होते हैं ये पूछ रहा है, ये एक साल में कितने अंक प्रकाशित होते हैं ये पूछने का प्रयास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, 11 अंक प्रकाशित होते हैं, क्योंकि एक मासिक पत्रिका है। ये कौन सी है? ये मासिक पत्रिका है, और इसका प्रथम जो संस्करण आता है वो जुलाई माह में आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका प्रथम संस्करण जुलाई माह में आता है, और ये प्रत्येक माह आती है कि इस सप्ताह में आपको क्या करवाना है, शिक्षा से जुड़ी सब बातें आपको शिविरा के अंदर मिल जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 11 अंक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिला स्तरीय नहीं? अब जिला स्तरीय शिक्षा की बात कर रहा है कि जिला स्तर पे कौन सी यहां से एक संस्था जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, बिल्कुल होता है। डाइट वगैरह में ये जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 8 का डिपार्टमेंट अलग होता है। फिर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 का अधिकारी भी वहां बैठता है, ये भी होता है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक है, यानी ADPC, ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी समसा कार्यक्रम के अंतर्गत इनको रखा गया है। तीनों ही होते हैं, तो फिर एक ही बच गया, ये नहीं होता। उप जिला शिक्षा अधिकारी यानी शारीरिक शिक्षा का वहां पर कोई भी ऑफिस नहीं होता, ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर का डी राइट आंसर होगा। उप जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी कोई ऐसा पद नहीं है, ठीक है जी, तो इसका डी राइट आंसर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था वो होती है जो अपना भरण पोषण खुद करती है। भरण पोषण का मतलब प्राइवेट कह सकते हो, सहकारी कह सकते हो। ये इस उद्देश्य से कुछ काम करती है जिससे उनको प्रॉफिट होता है, और वो उससे अपनी स्वायत्त में खुद अपना शासन खुद हैंडल करती है। तो इनमें से कौन सी संस्था ऐसी है जो स्वायत्त शासी संस्था है, बताइएगा। आपको ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा, निम्न में से कौन सी संस्था ऐसी है जो स्वायत्त शासी संस्था है? बाकी तो सरकारी है सारी, बाकी एक संस्था इसमें ऐसी फिट कर दी गई है जो क्या है, स्वायत्त शासी संस्था है जो अपना भरण पोषण खुद करती है, बताइएगा। बिल्कुल देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, हमेशा ध्यान रखिएगा ये स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं है, ये सरकारी संस्थाएं हैं, राजकीय संस्था है ये, ध्यान रखिएगा ये राजकीय संस्था है। और राजकीय संस्था के अंदर एक ये आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा प्रारंभिक, दोनों ही क्या है, राजकीय है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसको छोड़ देते हैं। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये जोधपुर वाला है, ये भी बिल्कुल सरकारी है, ये भी सरकारी है।
उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASC, ये भी आपके राजस्थान में 2 ही हैं, तो ये भी क्या है, सरकारी है। तो एक ही बच गया, कौन सा, ये स्वायत्त शासी संस्था है आपकी, ये आपकी स्वायत्त शासी संस्था है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। आपको सिर्फ सरकारी संस्थाएं पढ़नी है, वो कम है, सरकारी संस्थाएं यानी राजकीय संस्थाएं पढ़ लीजिएगा, वो 5 ही हैं। वो आपको 3 तो यहाँ करवा दिए हैं, आगे ऑप्शन आएगा, एक प्रश्न आएगा, उसमें सारी हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, वो याद कर लो, बाकी बच गई वो सारी क्या है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। वर्तमान में एकीकृत, अब क्या है, इस गांव के अंदर मुहिम चली हुई है कि जो स्कूल छोटे छोटे थे ना, उन स्कूलों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। जैसे पहले 1 से 5 का स्कूल चला करता था, एक 6 से 8 का चलता था, अब 1 से 8 का करके उनको मर्ज कर दिया है, तो एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल प्रणाली आ गई है। वर्तमान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल प्रणाली में ब्लॉक स्तर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे, कौन होगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख लिया करो ताकि आपके याद हो, ठीक है। आगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होगा CDEO, ठीक है जी। ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी होगा BEEO, ठीक है जी। उप जिला शिक्षा अधिकारी होगा, तो ये पूछ रहा है जिला तहसील स्तर पे पूछ रहा है आपसे, तो तहसील स्तर पे ध्यान रखिएगा, चीफ है, ये देखो ये रहा, सेंट्रल बोल दो, चीफ बोल दो, चीफ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नया पद सर्जित किया गया है किसके, एकीकृत स्कूल शिक्षा के संदर्भ में। हाँ ध्यान रखिएगा, ये तो ब्लॉक वाला तो सभी पे होता ही है, तो ये मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नया पद सर्जित हुआ है CBEO, याद रखिएगा। 11 का 1 नंबर ऑप्शन होगा, सबका गलत उत्तर आया। कितनी तैयारी कर रहे हो तुम्हें पता चल गया होगा। ये आज का अंतिम प्रश्न, अब बताइएगा, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताओ, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था, बताओ फटाफट आंसर दो इसका, क्योंकि मैं ये उत्तर आपको पहले बता चुका हूं। हाँ जी बताइएगा, अभी बता के गया था इसका उत्तर आपको। चलिए तो इसका उत्तर आपके सामने देखो, ये टिक लग गई अपने आप ही, 9 है। क्या है, वर्तमान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के कुल कितने शिक्षा संभाग हैं, ध्यान रखिएगा 9 है, ये अभी करवा के गया था, बिल्कुल राइट आंसर है उषा मीणा, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। चलिए आज की इस सीरीज में ओंकार प्रश्नोत्तरी भाग 5 में हम पहला प्रश्न आपके सामने साइकोलॉजी का रखेंगे, और साइकोलॉजी के प्रश्नों में जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है आनुवंशिकी या वातावरण या विकास, ये सब बिंदु हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न साइकोलॉजी का आपके सामने है वो है आनुवंशिकी के जनक कौन है। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने, आनुवंशिकी के जनक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेगर मेंडल है, थॉमस हंट मॉर्गन है, जेम्स वॉटसन है, चार्ल्स डार्विन है। बताइएगा इनमें आनुवंशिकी के जनक किन्हें माना जाता है। आंसर आपके सामने दे दिए हैं, इनको बताइएगा इनका कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सबसे पहला राइट आंसर आनुवंशिकी के जनक आपको पूछ रहा है तो ग्रेगर मेंडल करना है। एक प्रश्न अभी यूपी टेट में पूछा गया, सुजनन शास्त्र के ज्ञाता, सुजनन शास्त्र के जनक पूछ लिया था, तो इसका अगर ये प्रश्न ऑप्शन में देता है तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर आपको फ्रांसिस गाल्टन करना है। इसका उत्तर आप क्या करेंगे, फ्रांसिस गाल्टन उत्तर कर दीजिएगा। अगर ये आपको प्रश्न वो पूछ लेता है तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि रिपीट हो सकता है। ये सुजनन शास्त्र के ज्ञाता या जनक किसे बोला जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को बोला जाता है। थॉमस हंट मॉर्गन नहीं है, वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया था। ये तो आनुवंशिकी का पूछ रहे हैं, और ये व्यवहार का मतलब ये वातावरण को क्या देते हैं, महत्व देते हैं भाई, ये वातावरण को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। डार्विन ने कौन सा दिया था, डार्विन ने दिया था अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। लेमार्क को डार्विन कहता है कि जो चीज अर्जित करते हैं वो धीरे धीरे उनका अगर उपयोग न करें तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, यानी अपना शरीर है उसके अंदर अवस्था को स्थिर बनाए रखना है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रश्न ये पूछना चाहता है आपसे।
समस्थिति बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, बढ़ावा देना बोलते हैं या प्रेरणा बोलते हैं? तो दीजिएगा इसका आंसर दीजिए। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइएगा। सेम सिचुएशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण नहीं दिया, हाँ जी, बढ़ावा देना या प्रेरणा, मोटिवेशन। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं कि स्थिर अवस्था है, एक जगह कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उसकी स्थिर अवस्था है वो, ठीक है, बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति, ये शरीर की जो संतुलन की परिस्थिति है, आज जैसे ये जो कार्य कर रहा है रेगुलर जिस कार्य को करेगा स्थिर अवस्था में रहेगा, यहां से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, ऑफिस से फिर घर गया, ऐसे, तो यानी कहीं वातावरण चेंज नहीं हो रहा, उसके आसपास का पर्यावरण का कोई वातावरण चेंज नहीं हो रहा, तो उस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? समस्थिति बोलते हैं, यानी सेम स्थिति है। तो ध्यान रखिएगा इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविका की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? बहुत ही गजब का क्वेश्चन पेपर में, पूर्व के पेपरों में पूछा गया प्रश्न है ये किसने कहा है? जीवन अस्तित्व के संघर्ष, यानी आपको मैंने बता देता हूं, प्रथम उपभोक्ता आप जानते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जानते हैं और तृतीय उपभोक्ता जानते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है ना। ये जो प्रथम वाले कीट होते हैं घास पत्तियां खाते हैं, फिर इनको वो खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, और इनको फिर मांसाहारी जीव होते हैं। वो यही बात कह रहा है कि जीवन है तो क्या है? अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उत्तर जीविका एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बात कहने वाले विद्वान कौन है? तो ये बात आपसे प्रश्न के अंदर पूछी जा रही है, तो कौन है? डार्विन है, शेफर है, जर्सेल्ड है या स्पेंसर है? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो देखो जीवन जहां चलता है, जीवन जिंदगी एक बार मिलती है, सबको पता है, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। अस्तित्व आप उसी के दौरान बना सकते हो, जीवन अस्तित्व उसी के अंतर्गत बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डार्विन होगा। ऐसे याद रखना है, डार्विन 1 आ रहा है, जिंदगी एक बार मिलेगी, जिंदगी एक ही बार मिलती है, बिल्कुल राइट आंसर है भैया आपका। हाँ जी, शुरुआत आपने कर दी है, बहुत बढ़िया बात है जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। हाँ जी बताइए, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। ऑप्शन संख्या 1 है आपके सामने, स्वभावगत प्रवृत्तियां, दूसरी व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, तीसरी प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, चौथी है आदत निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो भाई, बाल विकास में वातावरण की भूमिका, सीधा सा यही पूछना चाह रहा है कि वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है उसकी भूमिका क्या है? तो किसके के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? यानी आप वातावरण को देखना चाहते हैं तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव इनमें से किसका पड़ता है? स्वभावगत प्रवृत्तियां, इसका तो क्या प्रभाव पड़ा? आसपास के वातावरण का कहां प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ प्रभाव नहीं पड़ रहा। स्वभावगत ये तो नॉर्मल है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, विशिष्ट होता है, ये सब बताया, तो ये तो नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, व्यक्तित्व की प्रकृतियां हो सकती हैं। आगे देखते हैं, बढ़िया ऑप्शन देखते हैं। प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, प्राथमिक प्रतिक्रिया रूटीन्स वगैरह होती हैं, हाथ मिलाना, खाना खाना, बोलना, चलना फिरना, प्राथमिक गामक कौशल जो होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में है आदत निर्माण। बिल्कुल, वातावरण से आदतों का निर्माण होता है, क्योंकि बालक अनुकरण करते हैं। बालक क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और यही पूछ रहा है कि वातावरण की भूमिका कहाँ महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। तो जब बालक किसी दूसरे बालक के संपर्क में आता है या वातावरण में आता है, तो उसमें भी वही आदतें आ जाती हैं जो पहले वाले में उसे अच्छी लगी या बुरी लगी। तो आदतें दोनों तरह से हो सकती हैं। हम गलत आदतों को अपना सकते हैं जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति हो। तो आदत निर्माण यहाँ वातावरण की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसका डी राइट आंसर माना जाएगा। इसका डी राइट आंसर है भाई, इसका डी राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको इसका विश्लेषण कर दिया है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप एक बार प्रश्न को दोबारा सुन लीजिएगा, क्या बताया था मैंने। 17 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता यानी जीनोटाइप की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है?
क्या पूछ रहा है? वैध पूछ रहा है, अच्छी नहीं है। और 3 तो इनमें से अच्छी हैं, परंतु एक विधि अच्छी नहीं है। ये तो आपका अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। हाँ जी, तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन क्या पूछ रहे हैं? आनुवांशिकी। ठीक है, यानी मैं कहना चाहूं तो जीनोटाइप कह सकते हैं इसे, जीनोटाइप यानी जिन्स की जानकारी ले रहा है। तो जुड़वा बच्चों में तो होता ही है, जिन्स माता पिता के सेम जिन्स पाए जाएंगे, चेहरा एक सा हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखने, इसका तो अध्ययन किया जाता है। ओके, अभिभावक और बालक विश्लेषण, बिल्कुल जैसा माता पिता होंगे वैसी संतान होगी, ये भी विश्लेषण हो जाएगा। दत्तक ग्रहण अध्ययन, बिल्कुल दत्तक, जब जो दत्तक होता है गोद लिया हुआ बालक, जब आप किसी बालक को गोद लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड जानने का जरूर प्रयास करते हैं, उसके अनुवंश, उसके वंश को जानना चाहते हैं कि किसकी संतान थी, कौन देके गया। तो इसमें भी आनुवंशिकता का अध्ययन जरूरी है। परंतु समवयस्क समूह का अध्ययन जब करते हैं तो यहाँ कोई भी आनुवंशिकता का जिक्र नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ बालक के व्यवहार को देखा जाता है, माँ बाप का कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं होता, ना जिन गुणसूत्रों का जिक्र होता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? सीधा सा अर्थ पूछा है इसने आपको कि कक्षा के अंदर कौन सी चीज आपको प्रभावित करती है। देखो, स्वास्थ्य, उम्र और एवं जेंडर, यानी जेंडर की बात करें तो लिंग हो गया। तो देखो, कक्षा में सीखने के दौरान यानी आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के दौरान आपका स्वास्थ्य हो सकता है, उम्र भी हो सकती है, आगे देखेंगे, और जेंडर भी हो सकता है। चलिए, ये जेंडर तो हमारी जो पूर्वाग्रह है, हमारी जो सोच है पश्चिमी संस्कृति जैसे पुरुष प्रधान रही है, तो उसको भी प्रभावित करता है ये। परिपक्वता का स्तर बिल्कुल देखेंगे आगे, परिपक्वता मेच्योरिटी का जो स्तर है वो। अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था, बिल्कुल भाई, अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा मोटिवेट होती है जब सीखते हैं, तो सीखने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? अभिप्रेरणा का रहता है। आप कितने अभिप्रेरित हैं, बाह्य रूप से हैं या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगी सीखने के लिए वो आपकी मोटिवेशन, आप किससे कितने अभिप्रेरित हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। संवेगात्मक अवस्था, आप कहाँ इमोशनल हो जाते हैं, कहाँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस खराब होती है, किस चीज को देखकर आप कमजोर हो जाते हैं, कहाँ आप अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो ये चीजें आपके दिगम को प्रभावित कर सकती है। आगे, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, जब विषय वस्तु की आपको अर्थ आ रहा है तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अभी प्रेरणा और संवेगात्मक अवस्था क्या करेगी? कक्षा में सीखने को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। ठीक है, सीखने में सबसे ज्यादा प्रभावित। वैसे तो स्वास्थ्य भी करता, बीमार रहोगे तो आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। आपकी उम्र, एक समय के बाद आदमी क्या है, थोड़ा सा गिल्ट फील करने लग जाता है। एक तो छोटी कक्षा का बालक होता है, वो कम गिल्ट फील करता है। जेंडर जैसे लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, तो सीखने के अंदर लड़कियां तीव्र होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये बात थोड़ी सी थी तो सही, परंतु यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन निकल के अपने सामने आया वो आया अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जीन्स का जोड़ा यानी गुणसूत्र का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है, यानी कहना क्या चाहता है कि एक जीन्स का जोड़ा है, जीन्स का एक जोड़ा, यानी मान लीजिए अपन XY ले लेते हैं, जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है, ठीक है, तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, यानी समान गुण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, तो कहा जाता है कार्योटाइप कहा जाता है, RNA कहा जाता है, एलील कहा जाता है, या ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ जी, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न आपके सामने है। जीन्स का एक जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है। जैसे ये एक मेल, ये एक पुरुष है, मेल है, ये फीमेल है, यहां से संक्रमण हुआ तो उसने एक यहां से एक्स आया और यहां से भी एक एक्स आया, तो एक विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया कि एक लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये लड़की होगी, सबको पता है। तो ये कहता है कि उस स्थान को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ये बात पूछना चाह रहा है वो, तो ध्यान रखिएगा। उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में उसे एलील कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो सकता है इधर से वो Y ले ले, इधर से X आ जाए, तो ध्यान रखिएगा क्या बन जाएगा? XY बन जाएगा, XY। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है विशिष्ट गुण धारण करने की, ये आपकी एलील कहलाती है। क्या कहलाएगी? एलील कहलाएगी। RNA वगैरह कुछ नहीं है, एलील इसका राइट आंसर है।
प्रकृति एवं पोषण, बहुत गजब का क्वेश्चन, बार बार ये सीटेट वगैरह में ये प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझिएगा और बाद में कहीं इसको गलत मत कराना। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक तो ये प्रश्न, एक धरती और बीज वाला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपने अगर साइकोलॉजी को अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो आपको प्रकृति यानी नेचर, और नेचर का अर्थ है यानी आपकी आनुवंशिकी, यानी नेचुरल क्रिया है किसी संतान को जन्म देना। एक मादा, नर और मादा के द्वारा जो संक्रमण किया जाता है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रकृति का नियम है, किसी ने नहीं सिखाया ऐसा, ये प्रकृति का नियम है, ये आनुवंशिकता है। पोषण, जन्म के बाद या जन्म से पहले भी क्या किया जाता है? पोषण, और वो पोषण कहाँ होता है? वातावरण में होता है। तो इसका आप राइट आंसर ध्यान रखेंगे, इसका 1 नंबर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किससे संबंधित है? आनुवंशिकी व वातावरण से ये चीज संबंधित है। बिल्कुल ओम बिश्नोई आपका राइट आंसर है भाई। 21 नंबर में देखो, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बार बार पेपरों में ये डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये पूछ रहा है। ये वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो बताओ किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, रोस ने कहा है, या एनास्टिसी ने कहा है? इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने कही है? तो आपको, मैंने जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो सबको याद है कि यहाँ एक शब्द आ रहा है बाहरी शक्ति। जब हमारे अंदर बाहरी शक्ति हो जाती है, यानी हमारे पे कोई आदमी आके रोब मारता है ना बाहर से, तो फिर हमें क्या आ जाती है? रीस आ जाती है। हमें क्या आ जाती है? रीस आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या कर दोगे? 2 नंबर कर दोगे। ऑफलाइन स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हमने ऐसे भी आपको सिखा रखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाहरी शक्ति जब आप पर आक्रमण करती है तो आपको क्या आ जाती है? रीस आ जाती है गुरुजी, और रीस से याद कर लोगे रोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोस होगा भाई। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो बताओ भाई, इसमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? नहीं है। अगर आपने वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता यानी जीनोटाइप को पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा नियम नहीं है। बताइए, राइट आंसर दीजिए 22 नंबर का। हाँ जी, पहले साइकोलॉजी के प्रश्न करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के करेंगे। बिल्कुल। तो निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो समानता का नियम है, सबका विकास जो होता है वो समान ही होता है। ठीक है, भिन्नता का नियम भी है। ठीक है, भिन्नता का नियम भी है कि माता पिता से संतान क्या हो जाती है? भिन्न। प्रत्यागमन होता है बिल्कुल ही विपरीत हो जाना, जैसे तेज बुद्धि के माता पिता के बिल्कुल मंद बुद्धि की संतान उत्पन्न होना, गोरे रंग के माता पिता के काली संतान उत्पन्न होना, भिन्नता, और समान माता पिता के समान गुणों वाली संतान का पैदा। ये 3 तो दिए हैं। अभिप्रेरणा का कोई भी नियम नहीं दिया गया है, किसमें? जीनोटाइप में, आनुवंशिकता में, वंशानुक्रम में। तो ध्यान रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या लगाया करो बेटा, ऐसे तो पता नहीं चलता कौन से का उत्तर दे रहे हो तुम। ये लो भाई, ये प्रश्न आ गया है आपका। अच्छी उपज के लिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रश्न बार बार पेपरों में पूछा जाता है, और इसका उत्तर आप मुझे अच्छी तरह से अब समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न है क्या। और हर बार बच्चे उत्तर गलत करके आते हैं, और अब की बार मैं उत्तर भी नहीं बताऊंगा, आपके उत्तर देखूंगा, आप नंबर लगा के उत्तर भेजिएगा इसका। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है, ये बात वुडवर्थ ने कही थी। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार उपयुक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? धरती की बात कर रहा है कि धरती यहां किस संदर्भ में लिया गया है, यानी 2 शब्द लिए गए हैं, एक तो धरती शब्द लिया गया है और एक बीज शब्द लिया गया। ठीक है, ये देखो, बीज और अच्छी धरती, ये 2 शब्द लिए गए हैं, और यहां से वो आपको ये पूछ रहा है कि ये जो धरती है ये इनमें से कौन से ऑप्शन को प्रकट करती है? तो बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बालक के वातावरण को प्रकट करती है, बालक के वंशानुक्रम को करती है, दोनों को ही करती है, या बालक की शिक्षा को करती है? ऑप्शन उत्तर देने से पहले इसके प्रश्न संख्या जरूर लगा दीजिएगा कि कौन से का उत्तर दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास कमेंट लेट पहुंच रहे हैं आपके। बताइए भाई, ये प्रश्न बार बार अगर जिन्होंने सीटेट दिया है वो बता देंगे ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है।
दे दो उत्तर, हम नाम ही नहीं बोलेंगे जब तक आप प्रश्न संख्या का उत्तर नहीं लगा, प्रश्न संख्या और फिर उसके बाद में उत्तर नहीं लगाते। बिल्कुल, लीला कुमारी निनमा है क्या, निनमा 23। ओम बिश्नोई ने उत्तर दिया, ठीक है। कविता चौधरी, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं, समझा भी देते हैं। बीज जो होता है ना वो माता पिता छोड़ते हैं, और माता पिता छोड़ने का अर्थ है ये वंश, यानी ये किसकी बात कर रहा है, वंशानुक्रम की बात कर रहा है। बीज हमेशा ही माता पिता, माँ के गर्भ में पिता बीज छोड़ देता है। और धरती का अर्थ है जैसे ही बीज धरती से बाहर आएगा, यानी गर्भ से बाहर आएगा, तो वहां का जो वातावरण होगा, यानी धरती पे जो वातावरण उसे दिखेगा वो क्या कहलाएगा, वातावरण। तो अब देख लो यहाँ पे वातावरण कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। वातावरण यहाँ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चल नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आनुवांशिकता की इकाई है। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, ये IMP लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है वो। आनुवांशिकता की इकाई है, कौन सी आनुवांशिकता की इकाई ये पूछ रहा है। क्रोमोसोम्स है, निषेचित अंडा है, जीन है या युग्मज है, बताइएगा। बहुत गूढ़ा हुआ प्रश्न है ये, वही व्यक्ति करेगा जिसने इन चीजों को अच्छी तरह से सीख रखा है। तो सीधा कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई यानी आनुवांशिकता किसकी वजह से आगे बढ़ती है, यह प्रश्न आपसे वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ जी, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये बात कही किसने है, ये बात कहने वाले विद्वान कौन है। आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता पर मैंने अभी बता के गया, किसने अध्ययन किया था, आपको याद होगा, ग्रेगर मेडल ने अध्ययन किया था। गुरुजी ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो इसका उत्तर आपके होगा 3 नंबर। जीन जो होते हैं वो क्या है, आनुवांशिकता की इकाई माने जाते हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज कुछ प्रश्न भी हम एक्स्ट्रा लेके आए आपके लिए। देखो, डाउन संलक्षण का कारण है, ये देखो डाउन सिंड्रोम जिसे बोला जाता है उसका कारण पूछ रहा है ये। डाउन सिंड्रोम ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण का कारण क्या है। तो क्या होते हैं, कई बार क्या जीन्स जो होते हैं हमारे जैसे शरीर में कितने हैं, 23 जोड़े, कितने 23 जोड़े। अगर जोड़ों की बात करें तो 23 गुणा में 2 कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हैं। 23 पिता से ग्रहण करते हैं, पिता से, और 23 ही माता से ग्रहण करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 46 हो गए, टोटल 46। इनमें कहता है कि डाउन सिंड्रोम साधे, तो डाउन का अर्थ है कि ये जो सिंड्रोम की खोज की थी किसी व्यक्ति ने, तो वो करने वाले कौन थे, डाउन्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने की थी। नाम तो डाउन्स है परंतु ये है कौन से, 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। अतिरिक्त प्रति का अर्थ है जिसमें जैसे 46 तो नॉर्मल है, परंतु इस व्यक्ति में कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ डाउन लिखा है, आप डाउन का वो अर्थ में समझ लीजिएगा कि नीचे जाना नहीं। इसमें 47 होंगे, एक फालतू अतिरिक्त प्रति कौन से गुणसूत्र की, 21वें गुणसूत्र की एक प्रतिलिपि एक्स्ट्रा आ जाती है, और इसकी खोज करने वाले विद्वान का नाम था डाउन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो त्रिगुण सूत्र था 21। 26 निम्न में से कौन से प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने नैतिक विकास कोलबर्ग का पढ़ा परंतु आपने जीन प्याजे का नहीं पढ़ा, तो अब आपको यहीं से प्रश्न पूछ लेगा तो मैं जीन प्याजे वाला यही याद करवा दूंगा तुम्हें। जीन प्याजे ने 3 स्तर माने थे शुरू में। जीन प्याजे ने विकास के, नैतिक विकास के 3 स्तर माने हैं। कौन कौन से माने हैं, यथार्थवाद जो सही है, वो जो समान दिखता है, और जो जैसी आप इच्छा करते हैं, ये 3 माने हैं। ध्यान रखेगा, ये 3 माने हैं और ये नहीं माना है नैतिक अधिकार, कोई भी स्तर नहीं माना। तो इसका डी राइट आंसर है, सॉरी ए राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछा नहीं। तो ध्यान रखेगा, ये नहीं माना, बाकी ये तीनों माने। ठीक है, ये तीनों माने हैं। तो कैसे याद रखना है, जीन प्याजे क्या करते हैं, जीन प्याजे कहते हैं आओ सा, यस सा, यस मीन्स सा, सा मीन्स विराजो सा, बैठो सा, खाओ सा, वो सा है। और यस कर रहा है हर चीज के लिए, कह रहा है कि यस। यस से याद रखना है यथार्थवाद, से याद रखना है समानता, और सा से याद रखना है सापेक्षता। तो ये भी आप याद रख सकते हो। जीन प्याजे क्या कहता है, नैतिकता में, नैतिकता होती है अच्छी, जब कोई आओ भगत करता है, घर पे आता है तो आदर सत्कार के साथ जीन प्याजे कहता है यस, बैठिए सा, ऐसे सा, तो सा का आप याद रखेंगे। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और आज का साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
बहुत इजी क्वेश्चन दिया है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। बस यही पूछ रहा है, वो वर्तमान से पूछ रहा है, वो वर्तमान से संबंधित करके पूछना चाह रहा है कि आज समाज के अंदर जिस प्रकार की प्रथाएं चल रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं लड़कियां, जींस पहन रही हैं, तंग कपड़े पहन रही हैं, तो वो कहता है लड़कियां भी वैसा ही करने लग जाएं और सोचे कि मैं समाज के अनुरूप चल रही हूं, तो आप इसमें से किस अवस्था के अंतर्गत उसे मानेंगी? तो पूर्व परंपरागत स्तर तो हो ही नहीं सकता, पूर्व परंपरागत स्तर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो माता पिता का काम मानते हैं, तो माता पिता तो कभी इजाजत नहीं देंगे कि छोटे तंग कपड़े पहनो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पश्च परंपरागत भविष्य की तो उसने सोच ही नहीं रखी कि इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ऐसे भड़काऊ कपड़े पहनने का क्या परिणाम हो सकता है, तो ये तो उसने सोच ही नहीं रखा, ये भी नहीं होगा। नैतिकता का गैर परंपरागत, ये दोनों तो एक ही बात होगी, तो ये भी नहीं है, तो एक ही बच गया फिर परंपरागत, जो वर्तमान से संबंधित कौन सा है? परंपरागत स्तर कहलाता है, परंपरागत स्तर कहलाता है। 27 का 2 आज की आपको एक मोटिवेशन लाइन, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आपको, आप जब सफलता की तरफ बढ़ते हो तब आपको रोकने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे आएंगे, आपको लोग मिट्टी में दफनाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, यानी जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो लोग आपको दबाने का प्रयास करते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी आएंगे जो आपको मिट्टी में दफन कर देंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको आपकी आत्म जो उत्साह है, आपकी जो शक्ति है, उसको रखना है किसकी तरह? एक बीज की तरह, क्योंकि जब बीज को धरती में दफनाया जाता है तो वो नए जोश के साथ और नई तरंग के साथ बाहर निकलता है और अपनी खुशबू और अपना प्रभाव दिखाता है। तो आपको सेम वही रखना है कि लोग आपको दबाएं, आपकी बातों को इग्नोर करें, आपको उसे नेगेटिव में नहीं लेना है, हमेशा उसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनाना है और उसे नई ऊर्जा के साथ आपको सबको दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूं। इसीलिए हमेशा घबराना नहीं है, पॉजिटिव सोच रखें। मिलेंगे कल नई सोच के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।